जम्मू कश्मीर के साथ साथ अगर ज़िला पुंछ और तहसील मंडी की बात करें तो यहाँ महकमा ज़राअत की जानिब से मुतअद्दिद स्कीमें जो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए चलाई जाती हैं और ग्राउंड सतह पर ज़ीरो पॉइंट पर जो है लोगों को तमाम तर सहूलियात पहुँचाने के लिए इस वक्त मरकज़ी सरकार और यूटी इंतज़ामिया मुतहरिक है। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर मौजूद हैं। वो इस हवाले से बताएंगे कि आवाम के लिए किन किन स्कीमों को इस वक्त सरकार की जानिब से लागू किया गया है और लोग इससे किस तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हमारे फसलों का तो उस वक्त बहुत सारी स्कीमें, उससे पहले भी सरकार की जानिब से बहुत सारी स्कीमें हैं। इन स्कीमों के हवाले से बताएंगे कि कौन कौन सी स्कीमें हैं जो इस वक्त किसानों के लिए आपके महकमा ने जो है वो इजरा की। जी बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ विज़िट किया और किसान भाइयों की सहूलत के लिए जो हमारी ड्यूटी यहाँ लगी हुई है। और मैं KP सिंह एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर मंडी, और जिसमें हमारी 17 से 18 पंचायतें हैं, तो जिसकी जिम्मेवारी मेरे जिम्मे लगी हुई है यहाँ पर, तो उसको मैं बखूबी निभाने के लिए और ड्यूटी पर बिल्कुल अपनी पंक्चुअलिटी को रखते हुए और किसान भाइयों की सहूलियत के लिए, और मेरा यहाँ पर रेगुलर आना जाना और फील्ड विज़िट भी रहता है। तो जो हमारे डिपार्टमेंट में आज जो लेटेस्ट चल रहा है उसमें प्राइम मिनिस्टर PM किसान मानधन योजना है। तो ये एक पेंशन योजना है जो किसानों की सहूलियत के लिए है। इसमें जो किसान हम कवर कर रहे हैं वो 18 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र के हैं, और 18 साल की उम्र के एक बच्चे की अगर वो करेगा जो अनएम्प्लॉयड है, उसकी अगर 55 रुपीज़ पर मंथ किस्त है तो 55 रुपीज़ जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट देगी। तो उसमें उसका 110 रुपये महीना जो है उसकी कॉपी में जमा होगा। और ये जो आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करानी है वो हमने करानी है खिदमत सेंटर से, मंडी से ही हैं। 2 खिदमत सेंटर यहाँ पर भी हैं और J&K बैंक में भी वो वहाँ पर भी हो सकती है। तो इसमें हर उम्र की जो उसके उम्र के हिसाब से किस्त अलग है, तो जितनी किस्त होगी उतनी ही किस्त गवर्नमेंट की ओर से भी मिलेगी। तो इस सहूलियत के से वो 18 से 40 साल की उम्र के लेकर, और जब वो 60 साल की उम्र में उसकी पेंशन लागू हो जाएगी। इसमें जो घर का मेन मेंबर है वो उसको चलाएगा। अगर खुदा ना खास्ता अगर वो उस मेंबर की कहीं डेथ हो जाती है, कैजुअलिटी होती है, तो उसकी जो घर वाली है वो उसको आगे चला सकती है। अगर वो ना भी चलाना चाहे तो उसको ब्याज समेत उसका जो पैसा है वो वापस मिल जाएगा। अगर सर, जैसे आपने कहा कि PM किसान मानधन योजना जो है, ये किस तरीके से लोग इसमें जुड़ सकते हैं और किस तरीके से लोगों को इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये एक रूरल एरिया है और इसमें दूर दूर तक लोगों को इसके बारे में कोई वाकफियत नहीं, कोई पता नहीं। तो किस तरीके से इससे लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जी, PM किसान एक ऐसी स्कीम आई थी कि इस जो गवर्नमेंट ने किसानों के लिए एक पेंशन योजना ही है, उसमें 2-2 हज़ार की 3 किस्तें आती थी और आ रही हैं। हमारे 6000 केस हैं हमारी 17-18 पंचायतों में मंडी ब्लॉक के, तो उसको हम डील कर रहे हैं। और जब भी कोई ऑब्जेक्शन किसी को आता है तो हम उनको डायरेक्ट फार्मर्स को कांटेक्ट करते हैं। हमारे फील्ड ऑफिसर्स अपनी कंसर्न पंचायतों में जाते हैं और लोगों से उनकी जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है वो हमें लेनी पड़ती है, और NIC में जाकर हम खुद अपडेट करते हैं। तो इसमें 6000 किसान हमारा जो है 6000 रुपया साल का है, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें वो ले रहे हैं। तो उसमें से कुछ जो किसी को ऑब्जेक्शन लगता है या कुछ लगता है तो हम उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ऐसी स्कीम थी जो किसान के घर तक, उसके दरवाजे तक खुद आई है, गवर्नमेंट की ओर से सहूलियत है और लोग बखूबी उसका फ़ायदा ले रहे हैं। सर, इसके अलावा PM किसान पेंशन योजना के अलावा और कौन कौन सी स्कीमें हैं कि जो इस वक्त किसान जो है वो अपना कर अपने रोज़गार कमा सकते हैं, फ़ायदा कर सकते हैं और घर में बैठे अपनी खेती जो है, जो ज़मीन उनकी बेकार पड़ी हुई है, किस तरीके से उसको कारगर बनाया जा सकता है। जी, इसके सबसे पहले जो हमारी जो ट्रेडिशनल जो हमारी रवायती खेती थी, तो हम उसमें ये जो जानवर से खेत जोते थे, ठीक है जी। अब हमारे पास जो गवर्नमेंट की स्कीम है मैकेनाइजेशन आया है, उसमें हम छोटे ट्रैक्टर दे रहे हैं, उसमें बड़े ट्रैक्टर दे रहे हैं उसमें। तो उसमें हमें उसमें सब्सिडी है। छोटे ट्रैक्टर में 50,000 रुपये तक सब्सिडी है पावर टिलर में,
और बड़े ट्रैक्टर में 2 लाख रुपए तक सब्सिडी है। और उसमें हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और जैसे जैसे सीरियल नंबर वाइज जिसका नंबर आता है उसको वहाँ ऑफिस में बुलाया जाता है और उसको मशीनरी परचेज़ करने के लिए कहा जाता है। वो मशीनरी जहाँ से भी लेगा, जीएसटी का बिल देगा डिपार्टमेंट को, तो उसको वो सब्सिडी उसके डायरेक्ट उसके अकाउंट में ही आएगी। तो इसमें मैकेनाइजेशन की वजह से जो हमारे अपनी राशन की किल्लत है, जो अनाज है, अनाज की प्रोडक्शन हमारी बढ़ रही है और डे बाई हमारी बढ़नी भी चाहिए। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन लोड आ रहा है वैसे वैसे हमारी प्रोडक्शन को भी बढ़ना होगा। उसको बढ़ाने के लिए हमने हाइब्रिड सीड जो है हमने पिछले सीजन में 101 क्विंटल मंडी ब्लॉक में दिया है और वो कंट्रोल रेट पे था, बाज़ार से बहुत कम रेट में हमने प्रोवाइड किया है लोगों को और वो सबको एक ही रेट में था। वो इसमें ये नहीं था कि किसी को कोई प्लॉट है या कुछ है, वो प्लॉट नहीं था, सभी को कंट्रोल रेट में मिला है। और उसकी वजह से जो मक्की की जो काश्त है, जो हम 6 महीने तक हमारे लोग घर में एज ए स्टेपल फूड खाते हैं, वो हमारे घर में ज़्यादा मक्की के इस्तेमाल आटे का होता है, उसकी रोटी का होता है। तो वो हमें सबसे जो हमारी मेन क्रॉप मक्की के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है हाइब्रिड सीड जो है बड़ा, और हमने टाइम से भी प्रोवाइड किया और लॉकडाउन में भी हमने डोर टू डोर सर्विस दी है और लोगों को जिनको कर्फ्यू की वजह से लोग नहीं निकल पाते थे तो उनको हमने ये सहूलियत दी है और डोर टू डोर हमने सीड भी पहुंचाया। हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, बड़ी जान लगा के काम कर रहे हैं। 17-18 पंचायतों में हमारे पास सिर्फ हमारे यहाँ 7 का जो स्टाफ है और हमें स्टाफ की भी थोड़ी कमी है, पर फिर भी हमारी एनर्जेटिक है हमारी टीम सारी। मुझे जहाँ खुद जाना होता है मैं वहाँ भी जाता हूँ। और इसके अलावा हम ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस हमने रजिस्ट्रेशन करते हैं लोगों से और उसका जब सीरियल वाइज नंबर आता है वो 25,000 रुपये का ग्रीन हाउस है, उसके साथ उसकी पाइप वाली स्ट्रक्चर है। तो उसको जो सीरियल वाइज नंबर आता है तो हम उसको खुद कांटेक्ट करके उस फार्मर को बुलाते हैं और उसको वो प्रोवाइड करते हैं। और वो 25,000 का जो ग्रीन हाउस है उसकी आधी कीमत में डिपार्टमेंट दे रहा है, आधी कीमत किसान देगा, आधी हमारा डिपार्टमेंट देगा। तो उसकी जो असली आधी कीमत है वो 12,500 रुपये है। इसके अलावा केसीसी का है जी, उसमें हमारे किसानों को ज़मीनों की लिमिट मिली हुई है, तो उसमें हमें 3 से 4,000 रुपया जो है एक कनाल के पीछे बैंक देता है। तो वो हम केस यहाँ से स्पॉन्सर करते हैं और J&K बैंक में, और वो आगे से वो केस उनका सैंक्शन करके और वो अमाउंट किसान के खाते में जाती है। तो उनकी सहूलियत के लिए ये सब कुछ किसान के लिए। तो हमने जैसे आपने लोन की बात की और केसीसी की बात की, तो बहुत सारे किसानों को इस हवाले से बड़ी सख्त दिक्कत आती है कि जब किसान बैंक में पहुंचते हैं तो वहां उनको गारंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ इसके लिए कानून है, क्या रीति है कि जिससे वो किसान जो है वो ये लोन लेकर अपना रोज़गार भी चलाए और अपनी ज़मीनों में ये सर्व करे? किस तरीके से ये लोन जो है आसान रेट पर, आसान निर्ख पर हासिल किया जा सकता है? देखो जी, प्रिलिमिनरी तो हम सबसे पहले तो यहाँ से केस स्पॉन्सर करते हैं, तो बाद में जो बैंक की फॉर्मेलिटीज़ है वो जो एज़ पर RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से है, उसके तहत जो मैनेजर साहब उनसे फॉर्मेलिटीज़ लेते हैं। और मेरे ख्याल से आजकल गारंटर की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें यह है कि वो उनका लैंड रिकॉर्ड लेंगे, लैंड रिकॉर्ड उनका चेक होगा, उनका आधार कार्ड चेक होगा, उनकी ज़मीन की जो नकल है लेटेस्ट जो होगी फ़र्द है वो वहाँ पर जमा होगी। तो आजकल जो गारंटर का है वो प्रोविज़न इतना मतलब सीरियस नहीं है। तो सर, जैसे आपने मशीनरी के बारे में बताया, ट्रैक्टर के बारे में बताया, और ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोवाइड करने के लिए आप किस तरीके से किसान को अपने डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो तावन देते हैं? जी, मशीनरी के रिगार्डिंग मैं यही कहूँगा कि जब हमारे किसान मेला होता है तो हम वहाँ पर उसको एग्जिबिट्स में लोगों को बताते हैं। मीडिया से आपकी मदद से भी हम कर रहे हैं, हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं वो भी किसानों को जाकर डोर टू डोर सर्विसेज दे रहे हैं। वहाँ जो भी स्कीम होती है मशीनरी के बारे में, उसकी सब्सिडी के बारे में, ताकि मेरे ख्याल से जो मशीनरी आने से जो हमारी प्रोडक्शन में जो है हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट की मक्की का इस वे जम्मू के प्रोविंस में हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट की जो मेज़ की प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा है। और मैकेनाइजेशन के सिलसिले में हमारी जो टीम है बड़ी एनर्जेटिक है जी, हम लोगों को गाइड कर रहे हैं और सीरियल वाइज जैसे जैसे नंबर आएगा उनको पावर टिलर हम सब्सिडी में प्रोवाइड कर रहे हैं और ट्रैक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं और ग्रीन हाउसेज हैं जो पर एज़ पर सीरियल वाइज हम दे रहे हैं, जिसको कि ये किसी को किसान को शिकायत ना रहे कि किसी को पहले मिल गया या किसी को बाद में, वो बात नहीं है।
इसके सर अलावा इसके हवाले से आप जो सीड है, जो बीज दिया जाता है किसानों को, क्योंकि यहाँ बीज की अक्सर ज़रूरत होती है और बीज जो है वो ग्राउंड लेवल पे मिलता भी नहीं लोगों को उस वक्त जब ज़रूरत होती है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपका डिपार्टमेंट किस किस्म से जो है वो बीज किसानों को फराहम करता है? देखो जी, जहाँ तक बीज का ताल्लुक है, बीज हमारा स्टोर है बिल्कुल मंडी बस स्टैंड के साथ में है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ में है। वहाँ पर वहीं से हैल मिलता है और वहाँ बीज की हमारी अपनी शॉप है और हम सीज़न में एडवांस में ही रिक्वायरमेंट दे देते हैं। तो मुझे पता है कि हमारी पंचायत कितनी है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितनी है, तो हम 20% के लगभग हमारी रिप्लेसमेंट होती है इसकी, क्योंकि जो एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है, हम टोटल जो अगर 100% यहाँ पर सीड है तो उसकी 20% रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, बाकी किसान को खुद करना पड़ेगा। फार लॉन्ग डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से और कुछ मौसम की वजह से भी वो गवर्नमेंट की जो शर्तें हैं उसके मुताबिक ही हम 20% दे रहे हैं जी, और कुछ। सर इसके अलावा जो है इस वक्त किसानों के जितने भी खेत हैं, जितने भी ज़मीनें हैं, उनके अंदर गोबर के लिए जो जगह बनाई जाती हैं, क्या ऐसा भी है कि आपके डिपार्टमेंट की जानिब से उनके लिए कुछ जो है वो लोन वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो गली सड़ी जो है वो सब्जियां या पत्ते वगैरह वो उनकी खाद बनाकर जो है वो इस्तेमाल करें, ऐसा भी कुछ? जी हाँ, जहाँ तक ये देसी हैल का सवाल है, वो देखो जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। वर्मी कंपोस्ट पिट है जो, तो ये सॉइल कंजर्वेशन हमारी विंग है, वो उनकी जन्म से है जी, तो वो उसमें सब्सिडी भी प्रोवाइड करते हैं। तो वो भी उसमें भी केस रजिस्टर पहले होता है, सीरियल वाइज ही वो अपना प्रोवाइड करते हैं वो बेनिफिशरी को बेनिफिट। तो जो ऑर्गेनिक है, देखो ऑर्गेनिक का आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, बड़ी सिटीज़ में भी है, तो लोगों की वैसे भी जो अपना ध्यान है कि वो केमिकल फर्टिलाइज़र की ओर से कम हो रहा है। हमारे एरिया में तो पहले से ही मतलब ऑर्गेनिक का ज़्यादा प्रचार था और वर्मी कंपोस्ट होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए। इससे पहले कि उनको पक्के में वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलते हैं, तो उससे पहले वो अपना कच्चा एक गड्ढा खोदें, उसमें अपना गोबर इकट्ठा करें और उसको जैसे जैसे 2 या 3 महीने बाद वो जो कंपोस्ट है या देसी हैल है वो तैयार हो जाती है, और वो आने वाली हमारी जनरेशन के लिए भी सबसे बेस्ट है जी। देखो जी, केमिकल फर्टिलाइज़र से बहुत नुकसान हो रहे हैं लोगों को, बहुत नामुराद बीमारियां और ये सब कुछ चल रहा है। तो ऑर्गेनिक की ओर जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, ये वर्मी कंपोस्ट अगर जिसको इशू नहीं भी होता है तो उसको ये चाहिए कि वो अपना एक कच्चा गड्ढा बनाए या एक साइड में गोबर रखे, तो उसको ज़्यादा बारिश में भी उसको कवर करके रखना होता है कि उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो ना निकलें। देखो 3 न्यूट्रिएंट्स तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर से मिलते हैं, पर टोटल 16 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो देखो जी, अगर ऑर्गेनिक आप हम काश्त करेंगे तो हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी है वो सेहतयाब रहेगी। सर सीड के हवाले से जैसे आपने बताया कि ये सीड की टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है, क्योंकि यहाँ अलग अलग माहौल है, लोरन सावजियाँ और इसके अलावा साथरा, इनकी आबो हवा अलग अलग है, तो किस तरीके से आप इसका टेस्टिंग करते हैं? जी, जब कोई नया सीड आता है तो रिसर्च सेंटर में वो 3 साल तक उसको चेक करते हैं और अलग अलग टोपोग्राफी में, अलग अलग स्टेट्स में, प्लेन में, पहाड़ पर वो टेस्ट करते हैं, और उसके बाद वो हमारे पास मिनी किट्स आती हैं। मिनी किट्स 2 किलो से लेकर 5 किलो तक भी हो सकती है, 4 किलो तक भी हो सकती है। वो उसको हम अलग अलग टोपोग्राफी में लगवाते हैं। जैसे हमने मंडी में, मैंने पिछले साल इस सीजन में मक्की का विनायक वैरायटी थी मेज़ की, उसको लगवाया था, तो उसके रिजल्ट हमें अच्छे आए थे। ऐसे ही हमने उधर अजोट में लगवाया, प्लेन में थोड़ा दिगवार में लगवाया था, तो हमने अलग अलग टोपोग्राफी में उसको टेस्ट किया। तो अगर हमें सक्सेस मिलती है तो वो सीड फिर नेक्स्ट सीजन में हमें मिल जाएगा। जैसे आपने बताया कि ये सीड की टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है, क्योंकि यहाँ अलग अलग माहौल है, लोरन सावजियाँ और इसके अलावा साथरा, इनकी आबो हवा अलग अलग है, तो किस तरीके से आप इसका टेस्टिंग करते हैं? जी, जब कोई नया सीड आता है तो रिसर्च सेंटर में वो 3 साल तक उसको चेक करते हैं और अलग अलग टोपोग्राफी में, अलग अलग स्टेट्स में, प्लेन में, पहाड़ पर वो टेस्ट करते हैं, और उसके बाद वो हमारे पास मिनी किट्स आती हैं। मिनी किट्स 2 किलो से लेकर 5 किलो तक भी हो सकती है, 4 किलो तक भी हो सकती है। वो उसको हम अलग अलग टोपोग्राफी में लगवाते हैं। जैसे हमने मंडी में, मैंने पिछले साल इस सीजन में मक्की का विनायक वैरायटी थी मेज़ की, उसको लगवाया था, तो उसके रिजल्ट हमें अच्छे आए थे। ऐसे ही हमने उधर अजोट में लगवाया, प्लेन में थोड़ा दिगवार में लगवाया था, तो हमने अलग अलग टोपोग्राफी में उसको टेस्ट किया। तो अगर हमें सक्सेस मिलती है तो वो सीड फिर नेक्स्ट सीजन में हमें मिल जाएगा। तो यही कहूँगा कि जो भी डिपार्टमेंट की ओर से कुछ स्कीम्स जो भी आ रहे, बेनिफिट्स आ रहे हैं, उनको ध्यान से सुने। जब भी कोई हमारा फील्ड ऑफिसर जाता है उसके साथ आप कोऑपरेट करें। वो बाकायदा वो भी मीटिंग्स करते हैं अपने अपने पंचायत घरों में जाकर और अलग अलग वार्डों में जाकर, तो उनसे वो ताउन भी करें, कोऑपरेट करें उनसे, और इन स्कीम्स का बेनिफिट लें।
ताकि आगे आने वाली जनरेशन्स हमारी जो है, आगे एम्प्लॉयमेंट का जो ऐसे चक्कर है कि हमें अगर एज ए एग्रीकल्चर बिजनेस अपनाना है और उसको इंटेंसिव एग्रीकल्चर की तरफ से हमने वो करना है, तो हमें उसको खर्चे को घटाना है और प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो वो सब हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं और हमारी टीम की ओर से जो भी आपको नॉलेज वो देंगे और लेटेस्ट नॉलेज होगी वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो उसको आप अडॉप्ट करें और आगे आने वाले दिनों में अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक रास्ते को आप सीधा करें अपना फ़ायदे के लिए। ये और ये सारी सहूलियत जो है डिपार्टमेंट की ओर से दी जा रही है, आप कोऑपरेट करें, उनकी बात सुनें, उनसे नॉलेज गेन करें। तो हमारी टीम जो है बहुत अच्छी है, यहाँ पर सभी वेल एजुकेटेड हैं, एमएससी एग्रीकल्चर हैं सभी, और यूनिवर्सिटी की जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही खेती करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ यहाँ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर जो ज़मीनों से जुड़े तमाम मामलात के बारे में बारीकी बीनी से जो है इन्होंने जानकारी दी, और लोन्स और दीगर जितनी भी मशीनरी इनकी जानिब से वो किसानों को फराहम की जाती है, उस हवाले से बहुत कीमती बातें जो की हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि ज़मीनी सतह पर इन स्कीमों को किस तरह लागू किया जाए, वो आवाम और डिपार्टमेंट के ताउन से ही ये सारा कुछ कारगर साबित हो सकता है। आप देखते रहें दही आवाज़, और मुझे रियाज मलिक को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।